आनंद विहार में जाम और भीड़ से बढ़ रहा है प्रदूषण। दूसरे राज्यों से अब भी आ रहे हैं भारी वाहन। लोगों की दिल्ली सरकार से सख्त कदम उठाए जाने की मांग। हेडगेवार अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड बंद। डॉक्टरों की कमी से मरीजों को हो रही है इलाज में दिक्कत। आतिशी सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठे सवाल। पुलिस ने नाबालिग से पिस्तौल और जिंदा कारतूस किए बरामद। शस्त्र अधिनियम के तहत किया गया मामला दर्ज। मामले में पुलिस की जांच जारी। पेट्रोल पंप पर प्रतिबंधित गाड़ियों को खुलेआम मिल रहा है तेल। पेट्रोल डीलरों ने ट्रैफिक पुलिस का आदेश मानने से किया इंकार। ट्रैफिक पुलिस से कहा अपने कर्मी तैनात करो। बुजुर्गों को नहीं केजरीवाल के नए वादे पर विश्वास। संजीवनी योजना को बुजुर्ग बता रहे हैं चुनावी वादा। सरकारी अस्पतालों में इलाज की स्थिति है बहुत खराब। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं सर्दियां भी हर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का लेवल सबसे ज्यादा रहा। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिनों 500 के करीब पहुंच गया है। प्रदूषण का कारण यहाँ का ट्रैफिक और भीड़ भाड़ एरिया है। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, गाड़ियों की आवाज भी बहुत तेज होती है और हैवी व्हीकल्स का संचालन भी आम है। इस इलाके में बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और मेट्रो जैसी सभी सुविधाएं हैं। उनसे यात्री उतरते ही और दूसरे स्थानों पर जाते हैं, इसलिए यहाँ प्रदूषण से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्ती से नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरे राज्यों से आने वाले हैवी व्हीकल्स का रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। इससे लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सकती है। तो खैर रहता ही है यहाँ पे, छिड़काव उड़काव भी होता रहता है, मुझे गाड़ी चलती रहती है यहाँ पे। हाँ, उससे बहुत फायदा है। क्या फायदा? उससे ये फायदा है जो गंदगी होती है वो सारी खत्म हो जाती है और जो प्रदूषण है वो भी खत्म हो जाता है। हाँ, वो सब खत्म हो जाती है। पॉल्यूशन ये भीड़ भाड़, धूल लक्कड़, गाड़ी चलती है, इसमें धूल लक्कड़ उड़ती है ज़्यादा, क्योंकि बस अड्डा है यहाँ, ट्रक वगैरह चलते हैं, बस वगैरह चलती हैं सारी। इस चक्कर में धुआं वगैरह ये इसकी वजह से हो जाता है ज़्यादातर। जो लोग मास्क लग रहा है, कुछ राहत मिल रही है मास्क से या नहीं? मास्क से क्या राहत मिल रही है, कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे। दिक्कतें तो नहीं होती है, मतलब थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत करना चाहिए उसके लिए। क्या करना चाहिए? वजह क्या लगती है? यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है? हाँ, ट्रैफिक तो ज़्यादा है ही, और थोड़ा क्लीनिंग करना चाहिए। जैसे रोड की साफ सफाई हो, यहाँ पे गंदगी फैला के रखते हैं ना। डस्ट वगैरह भी रहती है यहाँ पे? हाँ, डस्ट भी है, तो लोगों का भीड़ भाड़ है तो डस्ट ही रहेंगी थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। यही थोड़ा पोल्यूशन का इफेक्ट, जैसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है तो इसकी वजह से। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उस हिसाब से पोल्यूशन तो बढ़ेगा। गाड़ियाँ व्हीकल चलती रहेंगी तो पोल्यूशन भी चलते हैं हैवी व्हीकल अभी भी चलते हैं, ट्रक्स गुजरते हैं। तो प्रॉब्लम ये समस्या ये अब क्या कर सकते हैं हम, इसका तो इलाज ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसे? तो एक वाहन पर थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए, वही पोल्यूशन कम करेगा। छिड़काव से बल्कि एक्सीडेंट होते हैं, बाइक वाले चल रहे होते हैं, उनको नुकसान होता है। फॉग और ये इंडस्ट्रियल एरिया की इंडस्ट्री की वजह से ही है। अच्छा, जो ट्रैफिक गाड़ियाँ ज़्यादा रहती है, ये भी वजह है? ये बहुत बड़ी वजह है, इसकी वजह से ही है, मतलब इसकी वजह से ही, मतलब ये क्या बोलते हैं, पोल्यूशन है। हाँ, और बाकी फॉग भी है कुछ है। हाँ, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है तो पोल्यूशन भी ज़रूर होएगा। सबसे ज़्यादा तो गंदगी है, उसके बाद में गाड़ियाँ हैं, उनका पोल्यूशन है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि देखो, पोल्यूशन घटाने के लिए सबसे अच्छा डिसीजन तो केजरीवाल सरकार का वो रहा था कि ऑडी 1 का, उसकी वजह से बहुत फ़र्क हुआ था, ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया था और लोगों को सहूलियतें भी बहुत हुई थी। अब हाँ, होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बंदे के घर में 4 गाड़ी हैं तो वो 4 ही लेके चलते थे। उसमें एक बंदे पास में 4 गाड़ी हैं तो अपना काम एक दूसरे से सपोर्ट पे करते थे। उसमें फ़ायदा भी था, टाइम भी बचता था लोगों का ट्रैफिक में आने जाने के लिए। पूर्व दिल्ली के हेडगेवार हॉस्पिटल में इलाज की स्थिति खराब हो चुकी है। अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड की डॉक्टरों की कमी के कारण बंद कर दिया गया है और दूसरे विभागों में भी डॉक्टरों की मौजूदगी न होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही दवाइयों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को बाहर से दवाइयां लाने के लिए पर्ची दी जा रही है।
डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में स्थिति बिगड़ती जा रही है। जच्चा बच्चा वार्ड को गायनी डॉक्टर की कमी के कारण बंद कर दिया गया है। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि दिल्ली में 6 अस्पतालों को एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तहत चलाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों पर दबाव बढ़ रहा है और मरीजों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा। स्थानीय लोग भी इस हालत से नाराज हैं। एक बच्चे की नाक और मुंह से खून बह रहा था, लेकिन डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे। उसके तीमारदार उसे दूसरे अस्पताल ले गए। अस्पताल की गंभीर स्थिति ये है कि एम्बुलेंस भी खराब हो पड़ी है और लंबे समय से उपयोग में नहीं लाई गई। विधायक ओम प्रकाश शर्मा और बीजेपी अध्यक्ष संजय गोयल ने इस अस्पताल की स्थिति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के समय तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वास्तविकता में दिल्ली के अस्पतालों की हालत दयनीय है। उनका आरोप है कि केजरीवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, मैं तो जब से ये हॉस्पिटल बना है, पहले बहुत अच्छी फैसिलिटी थी इसके अंदर, दवाइयाँ, मेडिसिन सब मिलता था, ट्रीटमेंट सब कुछ होता था। अब जो है मैं इमरजेंसी में आऊँ, चाहे ओपीडी में आऊँ, यहाँ पे ना तो डॉक्टर देखते हैं, खाली पर्ची बना के मेडिसिन एक पीसीएम दे के भेज देते हैं। ओपीडी में आने के लिए बोलते हैं, ओपीडी में आती हूँ तो ओपीडी में डॉक्टर जो दवाइयाँ भी लेते हैं, पहली बात तो डॉक्टर सही से देखते ही नहीं हैं और उनका जो शिफ्टिंग होती है, जैसे आज बुलाया 2 दिन बाद बुलाया, तो डॉक्टर का एक अलग होता है मैटर कि आज एक दूसरा वो है, तो हमारा एक तो मेडिसिन का चक्कर पड़ जाता है। दूसरा, मेडिसिन अगर ये लिखते हैं तो खाली यहाँ पे सिर्फ पीसीएम जो 10 रुपये की एक आती है, हम बाहर से भी ले सकते हैं, और जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं वो पूरी दवाई नहीं। देखो, अभी मैं 1 महीने से है, ये भी दवाइयाँ इन्होंने कट कर रखी, सिर्फ पीसीएम दे रखी है बच्चे की। मैं 3 महीने से यहाँ पे पीलिया की दवाई चल रही है। पूरा टाइम यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, 9 महीने तक करते हैं, ब्लड भी यूनिट करवा लेते हैं, 2 बोतल 1 बोतल, लेकिन उसके बाद रेफर कर देते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि गायनी विभाग बंद हो गया। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे, एचओडी नहीं है, यहाँ पे किसी को लेंगे ही नहीं, तो फिर खून जमा क्यों कराते हैं? मतलब ब्लड ले लेते हैं, लेकिन हाँ, डिलीवरी के टाइम पे रेफर कर देते हैं, फिर वो मिलता ही नहीं। अगर दूसरे हॉस्पिटल में उनको मांगा जा रहा है तो यहाँ से देते भी नहीं है। ये हॉस्पिटल तो जमुना पार की लाइफ लाइन है। लाखों आदमी इस हॉस्पिटल पर निर्भर करते हैं अपने स्वास्थ्य के जीवन को दुरुस्त रखने के लिए, लेकिन आज पहली बार इस हॉस्पिटल में ये हाल है कि डॉक्टर तक नहीं है, यहाँ रेबीज का इंजेक्शन नहीं है, किसी को एडमिट नहीं कर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, एक्सरे नहीं हो रहा, एमएस नहीं है। ये लावारिस हॉस्पिटल बना दिया दिल्ली की सरकार ने। केजरीवाल जो कहते हैं ना कि हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल बना दिए हैं, यहाँ आकर देखें, देश हमारे दिल्ली की जमुना पार की पब्लिक सफर कर रही है। यहाँ क्या हुआ है? वो अभी आनंद विहार से उतरे थे, ब्लड आ गया था, खांसते है बच्चे। अच्छा, खांसते ब्लड आ गया था। हाँ। तो आप यहाँ लेके क्या कह रहे हैं? यहाँ पे मना कर दिया है, आधा घंटा हो गया, पौने घंटा यहाँ। तो कहाँ ले जाने को कहा है? कौन हॉस्पिटल बता? कौन हॉस्पिटल? जीटीबी ले जा रहे हो? देखिए, ये केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, जहाँ डॉक्टर नहीं है। एक एमएस को 6 हॉस्पिटल दिए हुए हैं देख रेख के लिए, जहाँ पर इमरजेंसी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी एक बच्चा यहाँ पर आया जिसके नाक से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, जो है इसको आप जीटीबी हॉस्पिटल लेके जाइए। तो मैं समझता हूँ ये अरविंद केजरीवाल का जो कुशासन है वो प्रतीत होता है, और इसमें आज से नहीं है ये बात, लगातार पिछले 1.5-2 साल से स्थिति यहाँ की ख़राब चल रही है। बार बार यहाँ से शिकायतें आती हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनकी कान पर जूं नहीं रेंगती। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केजरीवाल जी जो छाती पीट कर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पैसे देकर पेड न्यूयॉर्क टाइम्स तक में खबरें छपवाते हैं, लोकल लेवल पर अस्पताल में दवाई का नितांत अभाव है। गायनी डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का कोई डॉक्टर ना होने की वजह से उसमें ताला लगा दिया गया। ये पूरी दिल्ली का एक नमूना या सैंपल आप इसको समझ सकते हैं। तो दिल्ली सरकार के इस कृत्य के लिए हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से ये आग्रह करते हैं कि इसकी जांच कराएं। लाखों लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से दवाइयों की व्यवस्था कराएं। व गायनी डिपार्टमेंट में सक्षम
जो डॉक्टर वहाँ होने चाहिए उनका जो अभाव है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। यमुना पार के सबसे बड़ा अस्पतालों में से आने वाला ये हेडगेवार आरोग्य संस्थान आज खुद बीमार पड़ा है। इसको देखने के लिए यहाँ पर एमएस भी मौजूद नहीं है। जब एमएस कमरे में हम पहुँचे थे तो वहाँ पे पता चला कि जो एमएस हैं वो दिल्ली के 6 हॉस्पिटलों की लीड कर रहे हैं और यमुना पार के अंदर जीटीबी और हेडगेवार संस्थान भी उनके अंडर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोग्य संस्थान में यमुना पार में जो गायनी को लेकर पेशेंट माताएं बहनें आया करती थी, अब वह यहाँ की फैसिलिटी नहीं उठा पाएंगी क्योंकि यहाँ पर जो गायनी विभाग है उसको बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर की शॉर्टेज है, डॉक्टर की शॉर्टेज के कारण से गायनी विभाग को बंद कर दिया गया है। जब यहाँ पे लोगों से भी बात की तो वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए थे कि अरविंद केजरीवाल के जो बड़े बड़े वादे हैं, अभी उन्होंने नई घोषणा की थी संजीवनी, लेकिन संजीवनी योजना तो बाद में देंगे। जो पहले से ही माता बहनों को सम्मान देने वाली बात करते हैं उनके लिए पहले गायनी विभाग को तो खुलवा दें, जो गायनी विभाग हेडगेवार संस्थान में अब बंद हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। शादरा पुलिस ने एक किशोर को देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। यह बता दें कि जब गांधीनगर थाने के हेड कांस्टेबल नीरज थापा गश्त के दौरान हॉलम चौक रेलवे लाइन के पास पहुंचे तो संदेह के आधार पर एक किशोर को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान किशोर के पास से एक देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने हथियार और गोला बारूद जब्त कर लिए हैं और मामला दर्ज कर लिया गया है। किशोर की पहचान वेरीफाई करके उसे हिरासत में लिया गया और बाद में उसके माता पिता को सौंप दिया गया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि किशोर के पास ये हथियार कहां से आए। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण पेट्रोल को BS3 और डीजल की BS4 कैटेगरी की गाड़ियों को तेल देने पर ट्रैफिक पुलिस ने बैन लगाने के लिए कहा है। ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी के निर्देश पर पेट्रोल पंप ऑपरेटरों और डीलरों को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो प्रतिबंधित गाड़ियों को फ्यूल ना दे ताकि ये गाड़ियां सड़कों पर ना चल सके। मगर पेट्रोल डीलरों ने ट्रैफिक पुलिस के इस आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने ऑल इंडिया पेट्रोल पंप के अध्यक्ष अजय बंसल से बात की। उन्होंने बताया कि हम किसी को भी पेट्रोल देने से मना नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लिए अपराध है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अगर इस मुहिम को चलाना चाहती है तो वो अपना कोई पुलिसकर्मी पेट्रोल पंप पर लगाए ताकि वो वेरीफाई कर सके कि BS3 और BS4 की गाड़ी कौन सी है। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आए दिन हमारे पेट्रोल पंपों पर लड़ाई की संभावना बढ़ सकती है। कौन किस मकसद से पेट्रोल भरवाने आ रहा है हमको नहीं पता और हम किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल डीजल देने के लिए मना नहीं कर सकते। देखिए, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे लोग पेट्रोल डीजल डलवाने आते हैं, अगर जो वो चेक करने लगेंगे तो उनके पास कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं है कि BS4 और BS6 में क्या करें। ना ही वो RC मांग सकते हैं। कस्टमर को अगर जो पेट्रोल डीजल लेना है और वो आया है तो इसका मतलब उसका पेट्रोल नहीं है उसके पास, अपने जहाँ पे उसको पहुँचना है। अगर जो कोई आदमी पेट्रोल पंप पर आता है तो उस पेट्रोल पंप पर पहुँचने का मतलब ये है कि उसको कहीं पर पहुँचने के लिए फ्यूल नहीं है और वो हो सकता है अपने घर जा रहा हो सकता है हॉस्पिटल में जा रहा हो सकता है कहीं जा रहा हो। तो ये जो गाड़ियाँ अंदर अप्लाई कर रही हैं BS4 BS3 की गाड़ियाँ हैं, वो ट्रैफिक पुलिस को रोड पर पकड़ना चाहिए या फिर ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ हमारे पंप पर ही आकर उनको रोक लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग किसी को पेट्रोल डीजल मना करेंगे जबकि उसकी नेसेसिटी है, उसकी जेन्युइननेस हो और वो कहीं पर जाने के लिए जो है बाध्य है और नहीं जा पाएगा पेट्रोल की वजह से, तो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा। तो और पहली बात तो ये है, उसका लॉ एंड ऑर्डर का कौन देखेगा। किसी आदमी को आप डिप्राइव कर रहे हो कि जब पेट्रोल डीजल नहीं डालेंगे इस गाड़ी में, जबकि गाड़ी को अगर रोड पे निकला है तो ये व्यवस्था दिल्ली पुलिस की है, ना कि हमारी। हमारे लड़के इस झगड़े में या इस बहस में कैसे शामिल होंगे कि हम नहीं आप डीजल देंगे। हम कैसे किसी बात को मना कर देंगे कोई आदमी। फूड एंड सिविल सप्लाई एक्ट है, एसोसिएशन कम्युनिटी एक्ट है, EC लगा हुआ हम पे। तो एसोसिएशन कम्युनिटी एक्ट में हम किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं डीजल पेट्रोल अगर वो गाड़ी में बोनाफाइड मांगने आया। दिल्ली सरकार ने चुनावी सीजन के दौरान बुजुर्गों के लिए नई योजना का ऐलान किया जिसके तहत 60 साल से और उससे ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जाएगा। जब हमने इसके बारे में बुजुर्गों से उनकी राय ली तो उन्होंने बताया कि चुनावी वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि कितने वादे लागू होंगे और इसका लाभ किसे मिलेगा। बुजुर्गों ने ये भी बताया कि सरकारी अस्पतालों में पहले भी इलाज की स्थिति ठीक नहीं है और पहले वहां की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। उनका कहना है कि चुनावी दौर में बुजुर्गों और महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
मुफ्त में इलाज मिलेगा, कोई प्रमाण तो मिले उसके पास, जब ये अस्पताल में ले जाएगा। जब कोई उसके बाद प्रमाण नहीं होगा, अस्पताल में जाएगा, पूछें क्या प्रमाण लेकर आए हो, किसने भेजा, कुछ नहीं करेंगे जी, ये कुछ नहीं करेंगे, ये दिखावा है अपने सीट के लिए। अब देखो जी क्या पता ये फ़ायदा करेंगे, फ़ायदेमंद होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा, ये तो इनके ऊपर है ना। पार्टियाँ तो सारी जुमलेबाजी करती हैं, असलियत बताऊं तो मैं, अब ऐसा है कि चुनाव के टाइम पर सारी पार्टियाँ ही अपना अपना जो है श्रेय कमाने के लिए और अपना अपना वो देती हैं। हाँ, कभी कभी दिक्कत होती है, वैसे अस्पतालों में मिल जाती है कभी दवाई, कभी नहीं मिलती है। देखो असलियत बताऊँ ना, देखो असलियत बताओ, फ्री में ना तो बिजली दें, ना पानी दें, बिल सबसे जितना खर्चा है वो लें, हम जैसे जितना यूज करते हैं हम दें मेहनत से, पर लोगों को रोजगार मिले और जो है स्वास्थ्य की वो है, मेरी तो इच्छा ये है। ये कार्ड तो पहले भी बनाने का वादा किया था ना उन्होंने, तो अभी तो कोई कार्ड नहीं बने और ना कोई इलाज वास्ते कोई कार्ड देता था उन्होंने। पेंशन देखो जी 4 साल पहले फार्म भरे थे, अभी तक कोई पेंशन नहीं आई, ना पेंशन लगी है। इस करके ये जितने भी गल्ला कर रहे हैं सब फ्रॉड है। ये एक डर और एक भय व्याप्त है इनके अंदर कि आयुष्मान योजना के तहत जैसे कि उन्होंने किया है, तो कहीं आयुष्मान योजना उनकी सफल होने के देखते हुए ये संजीवनी योजना को लेके आए हैं ताकि मुझे चुनावों के अंदर मुझे थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। हालांकि काम कुछ उन्होंने किया नहीं है, जुमलेबाजी करते आए हैं शुरू से अब तक। वास्तव में जैसे आयुष्मान कार्ड की जो लेके बीजेपी आ रही है, उसी तरह से केजरीवाल सरकार में हमारी पार्टी ये संजीवनी लेकर के आ रही है। इसका क्या तात्पर्य है ये बताइए कि इसका क्या प्रयोजन है कि ये सब कुछ इलेक्शन के बाद ही डिक्लेयर करेंगे। अब से पहले इन्होंने 5-6 साल जब यहाँ पर कार्य किए, वैसे तो 11-12 साल से ये चल रहे हैं, तो क्या ये शराब पिला रहे हैं दिल्ली वालों को? और आज अब शराब पिला करके तो बेकार कर दिए। अब इनके लिए कह रहे हैं कि जी हम आयुष्मान कार्ड कह रही है बीजेपी, और ये कह रहे हैं कि हम संजीवनी जो है इसमें जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। कि केजरीवाल जी डर गए हैं, भयभीत हैं, परेशान हो गए हैं कि उन्हें पता है कि दिल्ली वाले अब तख्ता पलट देंगे। शादरा जिला पुलिस ने साल 2024 के दौरान घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सीनियर अफसरों के निर्देश पर जिले के हर पुलिस स्टेशन में विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्हें अदालतों द्वारा घोषित अपराधियों की पहचान, उनका पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा गया। इन टीमों ने तकनीकी और उपकरणों की मदद से अपराधियों का पता लगाने का प्रयास किया। टीमों ने जनता के सहयोग से अपराधियों को पकड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। पकड़े गए आरोपी संज्ञान और मामूली अपराधी से जुड़े हुए थे। सीनियर अफसरों ने शादरा पुलिस की इस उपलब्धि की सराहना की और पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया है। शादरा जिला पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देकर पुलिस का सहयोग करे ताकि जिले और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। शादरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स यानी कि घोषित अपराधी जो कोर्ट से होते हैं उनको पकड़ने में बड़ी कार्रवाई करी है। इस साल हम लोगों ने करीब हर थाने में टीम्स बनाई थी और हमारी स्पेशल यूनिट्स भी इस काम को कर रही थी। तो 1 जनवरी 2024 से लेकर आज तक यानी कि 15 दिसंबर 2024 तक हम लोगों ने करीब 535 ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स पकड़े हैं, जिनमें से 67 जघन्य अपराधों में वांटेड थे और भागे हुए थे, और 468 नॉन हीनियस यानी कि जो जघन्य अपराधों में शामिल नहीं थे ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स थे। तो इनको पकड़ने के लिए हमारी टीम्स अलग अलग राज्य गई हैं, पड़ोसी राज्य भी गई हैं, कुछ को दिल्ली से भी पकड़ा है, जैसे उत्तर प्रदेश गई, राजस्थान गई हमारी टीम्स, हरियाणा गई, मध्य प्रदेश गई। इस तरीके से जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से भी इन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को हम लोगों ने पकड़ा है। साथ के साथ ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स केवल हमारे शादरा डिस्ट्रिक्ट के नहीं, ये तमाम दिल्ली के हैं, क्योंकि किसी भी कोर्ट से एक बार इनको घोषित अपराधी करार दे दिया जाता है, उसके बाद कोई भी टीम इनको पकड़ सकती है। तो हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी है हमारी टेक्निकल सर्वेलेंस टीम के साथ मिलकर, और आगे भी हम इस तरीके की मेहनत को जारी रखें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जगतपुरी इलाके में एक गोदाम पर छापेमारी कर भारी मात्रा में फैंसी पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान राम प्रकाश के रूप में हुई है। आरोपी इवेंट कंपनी में काम करता है।
क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जगतपुर इलाके के एक गोदाम में राम प्रकाश ने भारी मात्रा में पटाखे स्टोर कर रखे हैं, जो खासकर शादी विवाह और पार्टियों में उपयोग किए जाते हैं। इस जानकारी के आधार पर एक टीम गठित की गई, जिसने गोदामों पर छापेमारी कर 630 किलोग्राम फैंसी पटाखे बरामद किए। पुलिस ने आरोपी राम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। शादरा में एसटीएफ टीम ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया, जो खेड़ा गांव में स्मैक की बिक्री करती थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर महिला पिंकी को लगभग 315 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। पिंकी की गिरफ्तारी से पुलिस ने एक महत्वपूर्ण ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया। पिंकी, जो सांसी समुदाय से है, उसका पति साल 2020 में हत्या का शिकार हो गया था और वो अवैध गतिविधियों में शामिल था। पिंकी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने पति के बाद भी इसी पेशे को जारी रखा और कम से कम 5 आपराधिक मामलों में आरोपी रही है। पुलिस अब उसके द्वारा बताए गए सप्लायरों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, ताकि ड्रग तस्करी के नेटवर्क का और पता लगाया जा सके। इस मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्वी दिल्ली के झील कुरंजा इलाके के निवासी बलराज नागपाल ने अपनी माता राज नागपाल की मृत्यु के बाद उनके शरीर का देहदान किया। मृत्यु से पहले 81 साल की राज नागपाल ने अपने शरीर को दान देने की इच्छा जताई थी, जो उनके परिवार के लिए गर्व का कारण बना। उनके पति की भी ये इच्छा थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो केवल आंखें दान कर पाए थे। अब उनकी पत्नी ने अपने मृत्यु के बाद शरीर दान करने का ये अनेक कार्य किया। परिवार के सदस्य बताते हैं कि दादी की ये इच्छा समाज के प्रति एक बड़ा संदेश है। उनके नाती पोते और बच्चे इस कार्य को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। एक सदस्य ने कहा, समाज में जागरूकता की कमी है, लेकिन हमारी दादी ने यह उदाहरण पेश किया है कि मृत्यु के बाद भी समाज की भलाई के लिए काम किया जा सकता है। हमें अपनी दादी पर गर्व है और वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने लिए तो हर कोई करता है, सोसाइटी के लिए कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। सो बेसिकली ये मेरे नाना जी की ख्वाहिश थी, क्योंकि नाना जी आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी अपने एंड में ऑर्गन्स दान किए थे, बट देहदान नहीं किसी वजह से हुआ था, तो नानी जी ने ये चीज़ पूरी करी आगे। पहले तो सबसे बड़ी बात है, अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, जब मुझे पता चला इसके बारे में तो मेरे को इतना प्राउड फील हुआ कि लास्ट मोमेंट्स में भी, जब नानी के पास कुछ भी नहीं था अपना, फिर भी उन्होंने अपनी बॉडी को जो दान दिया ना, मेरे लिए इससे बड़ा दान नहीं है। देहदान के लिए हमारे चाचा जी ने सारा अरेंजमेंट किया था। उनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ही बताया था, तो उनके थ्रू ही रीच आउट किया था। एम्स हॉस्पिटल जो है, उनसे जो जुड़ी हुई एनजीओ है, वही लेने आई थी। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन किया था एंड उसके बाद फिर वो लोग दादी जी को लेके गए। नहीं, हमारी जनरेशन का एग्जांपल देखे तो इंस्पिरेशन लगता है, बिकॉज़ हम लोगों को ऐसे एग्जांपल्स ना हमने देखे हैं ना कभी सुने हैं। तो हमारे दादी जी के साथ हम एक एग्जांपल्स भी सेट कर रहे हैं और अवेयरनेस बढ़ेगी, प्लस जो लोग इस बॉडी का यूज़ करेंगे स्टडी करने के लिए, उससे कंट्री का ही बेनिफिट होगा। देखिए, हमारी जनरेशन के हिसाब से सब अपने बारे में सोचते हैं। अभी कोई फैमिली के अलावा किसी के बारे में सोचता नहीं है। तो जो हमारी दादी ने किया है, मेरे ख्याल से शायद ही आज के टाइम कोई सोच सकता है। जीते जी तो लोग करते ही हैं, किसी दिन जाने के बाद भी किसी के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत कम होता है। जब हम यहाँ आए तो मालूम चला कि देहदान, इन्होंने पहले कह गए थे कि देहदान करना है, तो हमें बड़ा शौक़ लगा। लेकिन लोगों के बीच में सुना और इतने हम इंस्पायर हुए, मेरे मन में भी है कि मैं भी अपनी देह ऐसे ही दान करूँगा। और ये दधीची देह संस्थान है, उनको मेरे साला साहब राजू जी ने वहाँ बोला था, तो उन्होंने वो ले गए। उन्होंने आगे जिसको भी दिया, एम्स में दिया, जो सुना है, आगे डॉक्टरों के काम आए। सबसे अच्छी चीज़ है, इससे बड़ा और कोई मेरे हिसाब से इतना बड़ा जिगरा, इतना बड़ा दान नहीं हो सकता। में कहा गया है कि देह जो है सबके काम आनी चाहिए, इसीलिए पिताजी ने शुरू से प्रयास किया था देह दान देने का, लेकिन उनकी स्थिति के अनुसार हमने उनकी आंखें दान दी थी। अब माता जी ने उस कार्य को पूरा किया। हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम एक हिंदू होने के नाते गीता के उपदेश के अनुसार हमने ये कार्य किया। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ुमा के डीडीए पार्क की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पार्क में हरियाली तो है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों को गंदगी और खराब हालत का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क में लगी ओपन जिम की कई मशीनें खराब हो चुकी हैं।
लेकिन उनकी मरम्मत नहीं की गई। इसके अलावा पार्क में हमेशा गंदगी रहती है और शाम होते ही नशा करने वाले लोग यहाँ आने लगते हैं, जिससे यहाँ टहलने के लिए आने वाले लोगों को डर महसूस होता है। पार्क ना तो कोई पेट्रोलिंग होती है और ना ही कोई लाइट्स और गार्ड की व्यवस्था है। लोग विभाग से पार्क की उचित देखभाल और रख रखाव की उम्मीद कर रहे हैं। पार्क बहुत अच्छा है, इसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रही है। सफाई देखो कितनी गंदगी हो रही है, पत्ते नहीं टूट रहे। यहाँ लोग बैठ के शाम को शराब पीते हैं, स्मैक पीते हैं, नशे करते हैं। हाँ जी, लाइटिंग वगैरह रहती है यहाँ पर? नहीं, लाइटिंग कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें कितना गंदा हो रहा है, पानी के कीड़े हो रहे हैं इसमें, कोई सफाई कराने वाला नहीं है। ओम प्रकाश जी MLA हैं हमारे, वही करवाते हैं इसी केयर टेकर, उन्होंने मेंटेन कर रखा है इसे। शाम को ड्रिंकर्स आते हैं ज़्यादातर, कोई वो पुलिस वाला कोई नहीं आता राउंड पे या कुछ भी, कोई भी नहीं। मैम यस, थोड़ा हो जाता है यहाँ पे, इंसिडेंट्स हो जाते हैं, किसी का फ़ोन छीन के ले गए, किसी लड़की में थप्पड़ मार के लड़के भाग गए, ऐसे भी इंसिडेंट देखे मैंने। स्नैचिंग वगैरह हुई है? मेरे सामने हुई है यहाँ पे, 3-4 लड़के एक लड़के को गले दबा के फ़ोन छीन के भाग गए। और यहाँ से टाप के भाग गए पीछे। तो कोई गार्ड वगैरह? कुछ नहीं, रात को कोई नहीं होता मैम, खाली होता है, सुनसान बिल्कुल। इसमें रोज़ शाम को रोज़ दारू पीने आते हैं और दारू पीने भी आते हैं, इसमें लड़ाई भी होती है, पता नहीं कहाँ के लोग आते हैं इसमें, और इसमें कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, मर्डर तक भी हो चुके हैं ये भाई कहना सही, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और पुलिस वाले भी, साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई बेकार है, कोई करता ही नहीं, आता ही नहीं। कोई एक आदमी आ गया तो उसे भगा देते हैं। अकेला गार्ड क्या करेगा यहाँ पे? कुछ नहीं करेगा। इसमें पार्क में बहुत सारी चीज़ें भी कमी है, जैसे कि वो इसमें की जो वो गांजा वांजा पीते हैं ना, वो झूले काट के ले गए सारे। झूले काट के ले गए सब, जैसे पेड़ सब तोड़ दिए। इसको मिलना चाहिए, जैसे कि चारों तरफ की दीवारें होनी चाहिए बड़ी बड़ी इसकी, क्योंकि कोई इधर से आता है उधर से कूद जाता है। कोई इधर से रास्ता, इसका एक रास्ता नहीं है, 50 रास्ते हैं, चारों तरफ से निकल जाते हैं जो भी आता है। हाँ, इसमें गार्ड होने चाहिए, एक नहीं कम से कम 10 गार्ड होने चाहिए इसके अंदर। जी हाँ, बड़ा पार्क है। इसमें अब तो लोग घूमने बहुत आते हैं, लेकिन सफाई नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।